अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फाइनेंस का जो टॉपिक देख रहे हैं वो है रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क हमारे पास किसी भी अनसर्टेनिटी को हम कह रहे होते हैं, मींस के ऐसी कोई भी सिचुएशन जिसका आउटकम नहीं पता होता, वो हमारे लिए एक अनसर्टेनिटी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें कि हम किसी बैंक में कोई अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं तो हमें उसका रिटर्न की अमाउंट जनरली हमें श्योरिटी होती है और उसका एक फिक्स्ड रिटर्न की अमाउंट मिल रही होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करवाया है तो मुझे बैंक जनरली गारंटी कर रहा होता है कि उस पर कोई $5, $10 या वट एवर द अमाउंट वो हमें रिटर्न इन एनी केस कर रहे होंगे, जिसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। इसके अगर आप देखें, जबकि अगर मैं किसी में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी हूँ या कोई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करी हूँ तो वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रिस्की रहती है, क्योंकि अगर हम सेम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करूँ तो नॉट नेसेसरी मुझे तो स्टॉक के रिटर्न में सेम अमाउंट मिल रही है उस बॉन्ड के रिटर्न में मुझे उतनी ही कोई रिटर्न मिलेगी। उसकी अमाउंट इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। जस्ट लाइक अगर हम देखें कि मैंने 3 लाख फॉर दी 6 मंथ्स के लिए 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो मुझे उन रिटर्न में 6 लाख भी मिल सकते हैं और मुझे उसका लॉस भी हो सकता है। जनरली हम कहते हैं कि जितना हायर रिस्क होता है उतना ही हायर रिटर्न कहलाया जाता है। हमारे पास डिफरेंट रिस्क की प्रेफरेंसेस होती हैं। रिस्क अवर्स पर्सन होता है, रिस्क न्यूट्रल पर्सन होते हैं और रिस्क सीकिंग पर्सन होते हैं। रिस्क अवर्स पर्सन वो होते हैं, तमाम उन पर्सनस को कहते हैं जो रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं लेकिन साथ ही साथ वो हायर रिटर्न को भी डिमांड करते हैं। न्यूट्रल पर्सन हमारे पास होता है कि ये हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स जिसे रिस्क से कोई मतलब नहीं रहता, यानी वो रिगार्डलेस ऑफ रिस्क जस्ट वो हायर रिटर्न चाह रहे होते हैं। एंड लास्ट वाली सिचुएशन में हमारे पास रिस्क सीकिंग होते हैं कि वो आपकी, या उसे हम रिस्क लवर्स भी कहते हैं, तो वो आपके ऐसे लोग होते हैं जो रिस्क के साथ अपना करते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट इसमें ज़्यादा करना चाहते हैं जिनमें रिस्क हायर रिस्क की साइड पे, फॉर एग्जांपल कैसीनो है या गैम्बलिंग के जो लोग करते हैं तो वो रिस्क लवर्स रहते हैं। हमारे पास देन जो इसमें मेजरली हमारे पास आ जाती है वो टोटल रेट ऑफ रिटर्न है कि हमें जितनी गेन और लॉस हम एक्सपीरियंस किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान, उससे हम टोटल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। तो जिसकी कैलकुलेशन हमारे पास हम कहते हैं कि हमारी ये उसका फॉर्मूला है जो हम रिटर्न का यहाँ देख रहे हैं। इसमें से यहाँ आपके पास सी टी जो है ये आपकी कैश फ्लोज, या हम डिविडेंड के बारे में बात करते हैं कि ये आपके पास डिविडेंड्स हैं या ये आपके पास कैश फ्लोज हैं, जो ये सी टी की अमाउंट है। देन हमारे पास पीटी आ जाती है, यानी प्राइस ऑफ द स्टॉक की है कि जो एंडिंग टर्म पीरियड में स्टॉक है ये हम पीटी से डिनोट कर रहे हैं। एंड लास्टली जो हमारे पास पीटी -1 है ये आपकी उसी स्टॉक की स्टार्टिंग टर्म पीरियड में आती है जो कि बिगनिंग ऑफ द वैल्यू पे स्टॉक की है। इस फॉर्मूले से हम टोटल रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ इसका हम एक एग्जांपल है जिसमें हमें दो स्टॉक्स की अमाउंट दी गई है। इसमें से स्टार्टिंग उसकी ट्रेडिंग प्राइस उसकी 90 है, डिविडेंड इसमें कोई नहीं मिल रहा है, ज़ीरो डिविडेंड है, और एंडिंग प्राइस इसकी 210 अमाउंट आ रही है। सो जब हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट इन किया है तो हमारे पास उसकी एप्पल स्टॉक की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 132.2% आ जाती है। हमने यहाँ पर इसकी प्राइस को जब फाइंड आउट कर लिया है, इसमें से हमारे पास 232 अमाउंट है। इसमें से अगर आप देखें तो फॉर्मूला हम किस तरह से करेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि हमारे पास आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ये में हम इसे अंडू कर देते हैं। यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू इसी फार्मूले में हमने अपनी यहाँ की वैल्यूज़ को पुट इन किया तो हमारे पास फार्मूले में आ गया है। जब अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास की कैश फ्लोज इसके ज़ीरो हैं, तो यानी ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा, प्लस हम करेंगे कि एंडिंग ईयर की प्राइस हमारे पास आ रही है इसमें से वर्थ 210। सो ये मैंने कहा 210 हमने कर लिया, और माइनस इसमें से हमने ये 90 अमाउंट कर ली है, और डिवाइडेड बाय 90 पॉइंट शॉन हम लिखेंगे, एंड डिवाइडेड बाय हमने इसकी अमाउंट जो स्टार्टिंग ईयर में मौजूद थी यानी 90 से ही हमने इसको डिवाइड कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास आंसर 132 आता है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को कंसिडर नहीं किया है, सो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो विद दोस्त पॉइंट्स आप कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले तरह से हमने वॉलमार्ट वाले को भी कैलकुलेट कर लिया है और इसकी वैल्यू को नेगेटिव अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आ रही होती है। सो आप, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे और क्यों इन्वेस्ट करेंगे, आपकी ये इस क्वेश्चन का आंसर हम सीमिंगली तो हमें लगता है कि हमें डिविडेंड वाले समवन ऑफ यू में भी ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ डिविडेंड मिल रहे हैं हम उसमें इन्वेस्ट करें, या जहाँ हमें कह सकते हैं कि एंडिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा आ रही है हम वहाँ इन्वेस्ट करें। इन सारी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ उसी केस में डिपेंड करता है कि इस पर्सन इन्वेस्ट करने वाला रिस्क की प्रेफरेंस को किस तरह से लेता है।
हायर रिस्क हायर रिटर्न ये एक जनरल फिनोमिना है, लेकिन ये कि इसकी इन्वेस्टमेंट वो कहाँ करेगा वो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट किस साइड पे, रिस्क लवर है, रिस्क अवर्स है या न्यूट्रल पर्सन है, उसके अकॉर्डिंगली ही इन्वेस्टमेंट करेगा। देन हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला हमारे पास मेंशन है, ये आपके पास आर बार एक्सपेक्टेड रिटर्न को शो करता है, ये वही आर है जो अभी हमने प्रीवियसली फाइंड आउट किया है। एंड पी एक नई टर्म यहाँ से ये आई है जिसे हम में हाईलाइट सर्कल किया है, ये प्रोबेबिलिटीज़ है। ये आपको अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना होगा तो ये प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी, जैसे एक एग्जाम्पल में ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ये हमने आर प्रीवियसली कैलकुलेटेड आर भी गिवन है। अब हमने इसको जस्ट इसी फार्मूले में जो मेन फार्मूला है यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया है और इसको फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ से जब हम इस फार्मूले में एड्रेस हम करें होंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारे आर बार का आंसर कहलाया जाएगा। अगर इन केस आपको ये आर नहीं गिवन होता, यानी जो हमारे प्रीवियसली हमने फार्मूले में आर नहीं मेंशन होगा, तो हम इसी फार्मूले से पहले आर को फाइंड आउट करेंगे, देन वो फार्मूला यूज़ करके हम अपने आर बार का फार्मूला या एक्सपेक्टेड रिटर्न का फार्मूला यूज़ कर रहे हों। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आए कि जब आपको प्रोबेबिलिटीज़ भी ना गिवन हो या प्रोबेबिलिटीज़ ये मेंशन हो कि प्रोबेबिलिटीज़ सेम है, तो उस केस में हम ये आर बार का फार्मूला थोड़ा सा चेंज होता है। समेशन आर, यानी ये आर जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे देखा था कि अगर मिसिंग हो तो फाइंड करने के लिए वो, या अगर आपको इन केस गिवन हो, इस आर को हम डिवाइडेड बाय कर लेते हैं एन के साथ, यानी नंबर ऑफ ईयर्स जितने कि आपको गिवन है वैल्यूज़ उन तमाम से। इस हमने प्रीवियसली एग्जांपल का ही डाटा यूज़ किया है जहां ये हमें आर की वैल्यूज़ गिवन है, तो टोटल वो 87 बन रही थी और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास 5 है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 ईयर्स गिवन है, तो हमने इसको डिवाइडेड बाय 5 किया, तो यहाँ इस केस में आर बार हमारे पास 17.5% आ रहा है। देन हमारे पास अब जो हम देख रहे हैं वो है हम रिस्क ऑफ अ सिंगल एसेट देख रहे हैं। यह सिंगल आपके पास जो इसका में सबसे पहला आ जाता है वो सिनेरियो एनालिसिस है। सिनेरियो एनालिसिस में आपकी डिफरेंट सिनेरियोज या डिफरेंट आपकी जो रीजंस बन रही हैं या आप लोगों की जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सोच के अकॉर्डिंगली हम डिपेंड करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक हमारे पास आ जाता है नंबर वन हमारे पास मोस्ट लाइकली न्यूट्रल होता है एंड पेसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक एक पॉजिटिव वे को कहते हैं कि जिसमें आप ये एक्सेप्ट कर रहे होते हैं कि आपके पास गुड रिटर्न मिल रहा होगा। न्यूट्रल में आपकी मे बी गुड और बैड दोनों क्या सिचुएशन हो सकती है, और वर्स्ट में हमारे पास हो जाता है कि हम नेगेटिव जिसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें इस इन्वेस्टमेंट में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें से हम इसको जो ये यूज़ करते हैं हम अपनी रेंज फाइंड करते हैं और उससे हम अपना आगे फर्दर फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ये एक आपको गिवन टेबल सा गिवन है जिसमें हमारे पास उसकी इन्वेस्टमेंट मेंशन है, आपकी कितनी की गई अमाउंट की, और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न्स गिवन है दोनों तमाम तीनों केसेस में, पेसिमिस्टिक में, मोस्ट लाइकली में और ऑप्टिमिस्टिक में। यहाँ से दो एसेट्स हैं ए एंड बी एंड ये आपको प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है, ये हमने प्री सपोज की हैं। प्रोबेबिलिटीज़ जो मेंशन है वो यहाँ एडिशनली इधर लिखी गई हैं। रेंज हमने फाइंड करनी है ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक, यानी आपके पास जो हमने कहा है कि नेगेटिव माइनस पॉजिटिव हमने कर लिया है, तो हमारे पास इसकी एसेट ए के लिए आ जाती है 4 एंड एसेट बी की हमने कैलकुलेट कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपके पास आ जाता है 23 माइनस हमारे पास है 7, सो ये इक्वल्स टू हो जाता है कोई 16 के। सो अब हमारे पास इसकी जितनी रेंज को किस तरह से हम करेंगे कि जितनी रेंज ज़्यादा होगी, ग्रेटर रेंज होगी, उतना ही हमारे पास रिस्क ग्रेटर रहेगा। इसी रेंज को अगर मैं प्लॉट करूँ तो जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ प्रीवियसली लिखी गई थी उन प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मैंने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं कि एसेट ए का सिंपली सिर्फ इतनी ही रेंज बन रही है और जबकि एसेट 2 की रेंज इतनी ज़्यादा बन रही है। सो इसी तरह से हमने कहा कि जिसकी ज़्यादा रेंज होगी उसका ही रिस्क ज़्यादा ग्रेटर हो सकता है। एक और एक तरीके स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा को से डिनोट किया जाता है और यहाँ पर ये मेजर करता है डिस्पर्शन ऑफ एन एसेट रिटर्न को अराउंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न के कितना वो वेरिएट कर रहा है उस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ग्रेटर स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हम कहेंगे कि ये ज़्यादा रिस्क की अमाउंट में है। ये उसका फॉर्मूला मेंशन है जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के रिस्क को। अगर आपको आर बार की वैल्यू ये नहीं गिवन होगी तो उस आर बार की वैल्यू आप अपनी यहाँ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर स्टिल ये इस आर की भी वैल्यू नहीं गिवन है तो आप यहाँ से ये वाला फॉर्मूले के साथ जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उससे फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पर अपने आर की वैल्यू को।
नेक्स्ट, अगर इन केस ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर हम कहें, अभी जो हमने प्रीवियसली स्लाइड पे फॉर्मूला देखा है वो हमारे पास उस केस में कि जब आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं या प्रोबेबिलिटीज सेम नहीं होती तो आपको सारी लिस्टेड प्रोबेबिलिटीज मेंशन है। हमने इसको आर माइनस आर बार फाइंड आउट का स्क्वायर समेशन फाइंड आउट कर लिया और हमने उसको प्रोबेबिलिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। जैसे हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पर हमें आर की वैल्यूज गिवन है, हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन है, हमने सिंपली यहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न अपने फाइंड आउट कर लिया। एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए फॉर्मूला हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला ये है, और हमारे पास हमने जो फाइंड आउट कर लिया देन आर माइनस आर बार, यानी ये आपके पास जो आर बार की फाइनल वैल्यू आ रही है इसको हमने ईच वैल्यू से माइनस कर लिया, यानी 5 माइनस 13.75, और हमने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। देन हमने इसका स्क्वायर ले लिया है इन वैल्यूज़ का, और फिर हमने ये जो प्रोबेबिलिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है आपके पास, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करने से ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाता है यहाँ पर। देन अगर हमने इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिससे फाइंड आउट कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम सिंपली जो हमने प्रीवियसली स्लाइड पे सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट की थी इसको डिवाइडेड बाय आर बार से करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने प्रीवियस स्लाइड पे फाइंड आउट कर ली हैं, हम सिंपली इसको इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं और ये हमारे पास आ जाता है इस क्वेश्चन में। यही हम रीजन करते हैं कि हायर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस के इन्वेस्टमेंट की मोर है, उनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, सो इट इज़ बेटर कि हम इसको सिचुएशन को फाइंड आउट कर लें। देन हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटीज़ की गिवन नहीं होती हैं, या सॉरी प्रोबेबिलिटीज़ अगर सेम हो या प्रोबेबिलिटी आपके पास नहीं मेंशन हो, तो उस केस में हमने उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। यहाँ पर इंस्टेड के हम मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज़ करें, हम उसी फॉर्मूले को डिवाइडेड बाय n माइनस 1 किया है। n आपके पास सेम नंबर ऑफ ईयर्स होता है। अगर इस फॉर्मूले में आपके पास आर गिवन नहीं होगा तो इंस्टेड के आप आर बार का वो प्रोबेबिलिटीज़ वाला फॉर्मूला यूज़ करें। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियसली मेंशन किया था आर बार फाइंड आउट करने के लिए, वो किया है, और हम आर की वैल्यू को सिंपली उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे कि डिविडेंड्स चाहिए हमें, उस स्टॉक की स्टार्टिंग की और एंडिंग टाइम पीरियड की वैल्यूज चाहिए, और उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। यहाँ हमने एक एग्जांपल देख लिया है, उस एग्जांपल में हमने अपनी डिफरेंट चीज़ें हमें गिवन है, हमें बिगनिंग की वैल्यू गिवन है, हमें उस स्टॉक की एंडिंग की वैल्यू गिवन है, हमें उसकी डिविडेंड्स चाहिए। हमने 1 बाय 1 ईच ईयर के लिए हमने फाइंड आउट किया। हमने इनिशियल फर्स्ट ईयर के लिए हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे जहां हमने आरटी का फॉर्मूला यूज़ किया करके हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें डिविडेंड की वैल्यू गिवन थी, मैंने वो यूज़ कर ली है। मेरे पास स्टॉक की एंडिंग वैल्यू मेंशन थी, यानी मेरे पास ये पीटी की वैल्यू गिवन है ये वाली, मैंने इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर इस फॉर्मूले में ये लिख लिया है। एंड लास्टली जो उसकी बिगनिंग की वैल्यू थी मैंने वो यूज़ किया, उस बिगनिंग की वैल्यू को यूज़ करके मैंने इसको यहाँ से अपनी 14.3% 2019 के लिए मैंने अपनी आरटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली मैंने अपनी बाकी सारे ईयर्स के लिए भी मैं फाइंड आउट कर लूँगी आपके पास। देन मैं अब अपने पहले इनिशियली सिग्मा का फाइंड आउट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आर का। मैंने अपने यही फॉर्मूले में सारी चीज़ें की, यानी आर टी माइनस आर टी स्क्वायर जो मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, आर बार का वैल्यू उसको मैंने फाइंड आउट माइनस किया और उसी फॉर्मूले में पुट इन करके फाइनली मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। एंड देन अब मैं उससे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी फाइंड आउट कर लूँगी और मेरे पास यहाँ से उसका भी आंसर आ जाएगा। देन हमारे पास इसकी रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो का रिस्क हम एनालिसिस देख रहे हैं। पोर्टफोलियो रिस्क में मेरे पास डिफरेंट हम इनको वेटेजेस अलॉट करते हैं उन सिक्योरिटीज़ को, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली हमारे पास होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो मोर सिक्योर रहे। तो यहाँ ये W1 जो शो कर रहा है ये हमारे वेट्स हैं, और R हमारे पास रिस्क ऑफ एन एसेट जो हमने कैलकुलेट करते हैं ये है। ये आपके पास उसका फॉर्मूला है, यानी समेशन W मल्टीप्लाई बाय R, यानी वेट्स को उनके रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उन सबको एड अप कर लेते हैं। जस्ट सी एन एग्जाम्पल, यहाँ हमें दो एसेट्स गिवन है जिसमें हमें उनकी डिफरेंट रिटर्न्स मेंशन है और उनकी वेट्स को हमने मल्टीप्लाई करें। यहाँ हमने सपोज किया कि इसका वेट हमने इनको 50% दिया है इनके वेट को, सो हमने इस वेट के साथ उनको मल्टीप्लाई कर लेना है ईच वेट्स के साथ, सो हम उनका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, आपने उसी फॉर्मूले के साथ आप इसको एग्जांपल में फाइंड आउट करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटीज़
इस करंट एग्जांपल में अगर हम सॉल्व करके देख रहे होंगे तो आप इसे देखेंगे कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी और आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0 आ रहा है, विच मीन्स कि हमें इस पोर्टफोलियो में कोई भी रिस्क नहीं आ सकता। सो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फिर नीचे आप मेंशन कर देंगे तो हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे। आपके पास फार्मूलाज गिवन है, आप इन्हीं फार्मूलाज में जब आप इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो आप उसके बाद इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर इस एग्जांपल में हमें प्रोबेबिलिटीज़ नहीं गिवन होंगी या आपके पास प्रोबेबिलिटीज सेम है, तो आप ये वाले फार्मूला सेट ऑफ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सपोज कर सकते हैं, यानी अगर हमने जहाँ प्रीवियसली वेट्स का सपोज किया है कि आपके वेट्स में फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूले से यूज़ करके फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर आपके पास उसी में कोई प्रोबेबिलिटीज़ भी साथ गिवन होंगी जो प्रीवियस एग्जांपल में थी, तो उससे हम कर सकते हैं। याद रखें कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 होगी, जितनी भी आप प्रोबेबिलिटीज़ होंगी उन सबको ऐड करेंगे तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हमेशा 1 आ रही होती है। देन हमारे पास एक वन मोर बिफोर हम मूविंग टू अवर अदर टॉपिक, हम दो तरह के हमारे पास रिस्क होते हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिनसे मिलाकर टोटल रिस्क बनता है। सिस्टमैटिक वो रिस्क होते हैं जिनसे ओवरऑल मार्केट कंबाइनली इफेक्ट हो रही होती है, यानी उस रिस्क से हर कोई पूरी इकोनॉमी उससे डैमेज अफेक्ट होती है, कोई उससे बच नहीं सकता उसके। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क एक पर्टिकुलर कंपनी का रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लॉथ इंडस्ट्री पे रिस्क है तो वह सिर्फ उसी में रहेगा, अनसिस्टमैटिक में। और जबकि इन्फ्लेशन से कोई बन रहा है या ड्यू टू जैसे कोविड से रिस्क आ रहे थे, तो वह पूरी इकोनॉमी या पूरी इंडस्ट्री या हर तरह के उस इन्वेस्टमेंट उस रिस्क को बेयर कर रही होगी। सो जब हमें नेक्स्ट वाला है बीटा, जिसे हम फाइंड आउट करते हैं। बीटा कोफिशिएंट एक मेजर होता है जिसे हम सिस्टमैटिक रिस्क मेजर करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। ये आपको जस्ट मेजर करके बता रहा होता है, ये आपको उसको रिड्यूस नहीं कर रहा होता। ये आपको शो करता है कि स्टॉक की मूवमेंट किस साइड पे जा रही है, मतलब वो इंक्रीज उस साइड में, डिक्रीजिंग साइड में है, उसको कहता है। उसकी वॉलेटिलिटी को इन्फॉर्मेशन हमें दे रही होती है। लेकिन ये कभी भी सिंगल सिक्योरिटी के लिए नहीं यूज़ कर रहे होते, ये हमेशा पोर्टफोलियो के लिए ही इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। आपके कुछ और रीजन है कि बीटा अगर आपका लेस देन 0 होगा तो मीन्स के दोनों मूवमेंट जो है मार्केट की और उस स्टॉक की सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि अगर प्राइस स्टॉक की प्राइस इंक्रीज करी है तो मार्केट उस वक्त डाउनवर्ड मूव करी, यानी बुलिश मार्केट है तो ये बियरिश ट्रेंड शो कर रहा होगा। अगर 0 है तो विच मीन्स कि हमारे पास अनअफेक्टेड है, मार्केट की मूवमेंट से कोई चेंजेस नहीं आती। 0 से 1 के दरमियान है तो ये अनअफेक्टेड है मार्केट मूवमेंट के साथ ही, बट लेस वॉलेटाइल भी है यहाँ पर। यानी अगर मार्केट 1% मूव कर रही है आपकी एक डायरेक्शन में, तो ये भी इंक्रीज ही कर रही होगी 0.7 में, यानी उससे ज़रा लेसर साइड से मूव करी होगी। जबकि अगर 1 है तो इक्वल मूवमेंट दोनों की सेम आ रही है, और ये सबसे बेटर बीटा की सिचुएशन को हम कंसिडर कर रहे होते हैं। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो जाए तो विच मीन्स कि ये मोर लॉस ज़्यादा बेयर कर सकता है और ये ज़्यादा रिस्क को शो कर रहा होगा। अब इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, जो प्रीवियसली हमारे पास फॉर्मूला हमने यूज़ किया, वहाँ पर सिंपली इंस्टेड कि हम आर करें, उसी वेट्स के साथ हमने जो बीटास गिवन होंगे क्वेश्चन में, हमने उस बीटास के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये क्वेश्चन हमें इसके पोर्शन यानी वेटेजेस हमें मेंशन है, और यहाँ पर उनके बीटास भी गिवन है। इसको हमने नेक्स्ट उसमें हम एग्जांपल में देख लेते हैं। हमने एक का क्या, उसके में वी जो हमारा पोर्टफोलियो वी था उसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो ये हमारे पास 1.2 आ रहा है। एंड डब्ल्यू के लिए अगर आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, डब्ल्यू का आपका आंसर आ रहा होता है 0.91, हमारे पास इसका आंसर है। विच हम उसको इसके रिजल्ट्स किस तरह से, तो प्रीवियस स्लाइड पे जो आपको गिवन थे बीटास के रिजल्ट्स, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें किस सिक्योरिटी में ज़्यादा रिस्क का चांसेस आ रहे हैं। देन जो हमारे पास एक अनदर मेजर टॉपिक है, वो हमारे पास कैपम है, यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का हमसे कहते हैं। इसमें आपको इसी तरह से ये पोर्टफोलियोज के लिए यूज़ होता है, और ये डिटरमाइन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए यूज़ करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहे होते हैं, और ये हेल्प करता है फाइनेंशियल डिसीजन में कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हमारे पास इसके एजम्पशंस फ्यू हैं। वो आपके पास रिस्क टेकर होना चाहिए, इसके लिए बाय और सेल सिक्योरिटीज़ का जेन्युइन रीज़न आपके पास इंटरेस्ट हो, किसी प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो। इसमें आपके पास डिवाइजेबल यूनिट्स में आपने यूज़ कर सकते हैं इसके एजम्पशन में, यानी 10, 20, 30 ऐसे ही केसेस में आप कर सकते हैं। मैं 59 सिक्योरिटीज़ लेना चाहती हूँ, या इस तरह से कोई सिक्योरिटीज़, या 69 सिक्योरिटीज़ में कोई लेना चाहती हूँ, तो वैसे में कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, यानी सारे इन्वेस्टर्स को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्टॉक के बारे में। देन इसमें ये लिक्विडिटी का पर्पज़
और वो ऐसा स्टॉक हो जिसमें सिस्टमेटिक रिस्क को ही मेजर किया जा सकता हो। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये मेंशन है आपके पास, इसमें हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। यहाँ हमें रिक्वायर्ड जो चाहिए, हमें ये RF चाहिए, यानी रिस्क फ्री रेट चाहिए, हमें बीटास चाहिए, हमें RM मार्केट रिटर्न्स की वैल्यू चाहिए और RF चाहिए। RF अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली स्लाइड पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जब हम सिंपल R फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने कहा था कि इसमें हमारे पास R माइनस इस फॉर्मूले से करें तो रिस्क फ्री हमारे पास आ जाता है, रिस्क फ्री रेट। सो इसी फॉर्मूले में यूज़ करने में, इसलिए यहाँ तो आपको ये कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा जाएगा, और मे बी आप अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए आ जाए तो आप यहाँ से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और आप इसी इन्फॉर्मेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिस्क फ्री रेट गिवन है इस एग्जांपल में, मार्केट गिवन है, हमें बीटास गिवन है, हमने सिंपली इसी फॉर्मूले में सेलेक्ट किया और हमने इन दोनों केसेस के लिए फाइंड आउट कर लिया है। सो यहाँ पर हमारे पास 5% हमारे पास RF है, वो मैंने यहाँ से ये RF 5% ले लिया है। देन हमारे पास 1.30 हमारे पास आ रहा है बीटा, तो ये हमें बीटा गिवन है 1.30। देन 8 हमारे पास मार्केट प्रीमियम आ रहा है, तो ये हमारे पास 8 जो मार्केट प्रीमियम की वैल्यू थी, ये मैंने यहाँ से ये 8 यहाँ से सेलेक्ट की जो आपकी इस मार्केट प्रीमियम में गिवन थी। एंड -5 ऑलरेडी हमें RF था, यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया है, तो ये आपके पास 8.9 आ रहा है यहाँ से। अगर ये आपके पास जो अदर इन्फॉर्मेशन हम देख लें कि बीटा कोफिशिएंट एक और एक चीज़ है जो इसी से रिलेटेड हमारे पास आती है। बीटा कोफिशिएंट भी हम इसी को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं। बीटा कोफिशिएंट में सिंपली हमने जो फॉर्मूला बीटा कोफिशिएंट का आता है, ये आपके पास RI होता है, RF होता है यानी रिस्क फ्री रेट है, RM हमारे पास मार्केट रिटर्न है, एंड बीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, उसी से कर सकते हैं। ये जो RI आपके पास है, ये RI वही है जो अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है कैपेम के मॉडल से। यहाँ से हमने उसी चीज़ों को फॉर्मूले में पुट इन किया है और हमने इसको फाइंड आउट कर लिया है। सो दैट्स दी एंड। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर से कोई रिलेटेड क्यूरी है तो वो आप इससे पूछ सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इफ़ यू फाइंड दिस हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़।